पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखे होंगे कि आप वर्षों से लोक प्रशासन एक विषय के तौर पर सिविल सेवा में बहुत ही लोगों की आकर्षण का विषय रहा है। आज हम जिस विषय को पढ़ाने जा रहे हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं थिंकर के बारे में। चिंतक, प्रशासनिक चिंतकों ने किस तरीके से प्रशासन और प्रबंधन के दृष्टिकोण को सशक्त किया, उसमें मैं थोड़ा इसके पूरे परिमाप पर थोड़ा एक जिक्र करके फिर एक एक थिंकर को आपके समक्ष रखेंगे। एक चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा कि लोक प्रशासन की जब कभी स्व अध्ययन करते हैं लोग, तो जैसे भारतीय प्रशासन जब पढ़ते हैं तो बड़ा इंटरेस्ट आता है उनको, राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में या पंचायत के बारे में, जिला कलेक्टर के बारे में। जब भी ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो उनको बहुत आनंद आता है। लेकिन कई स्टूडेंट्स ये शिकायत करते हैं कि सर जब थिंकर पढ़ते हैं तो हमें कम समझ में आता है। हालांकि थिंकर पढ़ना और उसको समझना, देखिए किसी के विचार को, जैसे मैं थिंकर में दो बातें मानता हूँ। एक तो वो है जो कही गई है, एक वो है जो कहने की कोशिश की गई है। जब भी कोई थिंकर का आप अध्ययन करें, किसी भी विचारक का अध्ययन करें, तो उसके छुपे हुए उन मापदंडों की ओर भी दिमाग लगाइए कि आखिर इसकी वजह से नई चीज़ क्या कहना चाह रहा था विचारक। देखिए, जब भी मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक सिविल सर्विसेज के मुख्य परीक्षा में जब लोक प्रशासन विषय के किसी प्रश्न का उत्तर आप देते हैं तो आम उत्तर से बात नहीं बनती है। इसमें कई तरह के विद्यार्थी कई भावों से जुड़े हुए वर्षों के अध्ययन के बाद अपने नए परिपाटी के तहत उत्तर को बहुत ही मजबूत बनाने की कला सीख लेते हैं। उस कला से आपको भी वाकिफ होना है। जब भी हम कहते हैं कि संडे की छुट्टी क्यों की गई होगी, किसी ने कहा होगा कि साहब सेकंड सैटरडे को हाफ डे कर दो, फोर्थ सैटरडे को छुट्टी कर दो, संडे को ही छुट्टी क्यों किया जाए, मंडे क्यों न किया जाए। कभी ना कभी तो हुआ होगा ना। ये आप सचिवालय में चले जाइए, विधानसभा में चले जाइए, जिला कार्यालय में चले जाइए, जितने भी तरीके की नियमावली है, पद सोपान है, कंट्रोल के नियम हैं, नियम संहिता है, समन्वय है, केंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण है। यानी कि आप हेनरी फ्योल की मैं अगर जिक्र करूं तो जो उन्होंने 14 सिद्धांत बताए कि संगठन 14 सिद्धांतों से चलता है, मैं अगर इन 14 सिद्धांतों की भी व्याख्या करूं तो कहीं भी आपको मिल जाएगी, संस्था में भी मिल जाएगा ये सिद्धांत। मेरे पढ़ाने में भी एक नियम है, आप समय से आते हैं कि नहीं, ये नियम है। कल आपको ये पढ़ाएंगे, ये भी सूचना है कि नहीं, ये नियम है। यानी कि जो भी चीज़ बन रही है, जो चीज़ उसके अंदर हो रही है, वो सब क्या है, नियम के दायरे के बाहर नहीं है। जब आप विचारकों को पढ़ते हैं तो आप एक कॉमन जो बिहेवियर है वही नहीं करना है। एक कॉमन बिहेवियर के अलावा अनकॉमन बिहेवियर ये करना है कि जो पुस्तक में लिखा है उसका अध्ययन तो आप करेंगे ही करेंगे, जो उसमें संकेत छुपे हैं। अब मैं कुछ विचारकों की जिक्र करने जा रहा हूँ, उससे आपको थोड़ा पढ़ने में सहूलियत मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अगर पुस्तक को से विचारक पढ़ता है तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ चीज़ों को, जैसे मैंने बोला कि विचारों तक बात पहुँचाना, विचारों तक, यानी पुस्तक में जो लिखे हुए राइटर हैं, क्या F.W. टेलर ने जो कहा वो कैसे उतारा उन्होंने। किसी के शब्द गूढ़ होंगे, किसी के वाक्य सशक्त होने के कारण हर तरह का विद्यार्थी होता है, इसलिए उसको दिक्कतें आती हैं। जैसे मैं एक हमेशा आलोचना रही है लोक प्रशासन को लेके कि साहब ये तो इंग्लिश मीडियम का विषय है और इसमें किताबें ही ट्रांसलेटेड आती हैं, तो ट्रांसलेटेड किताबें आती हैं तो वो गूढ़ हो जाती है किताब। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछले 2 दशक से देखेंगे, 1987 में 3 दशक हो गया जब लोक प्रशासन एक स्वतंत्र विषय के रूप में सिविल सेवा परीक्षा में आया था। उसकी स्थिति को देखते हुए 2 दशक हुए। सभी हिंदी मीडियम के भी बहुत सारे राइटर हैं जो किताब लिखते हैं, बहुत सारे पढ़ाने वाले लोग हो गए, हम जैसे लोग हो गए, हमें किसी ने पढ़ाया, एक व्यवस्था चल पड़ी। सिविल सर्विसेज के चाहने वाले लोग ज़्यादा हैं तो इसको समझाने वाले लोग भी ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
लेकिन जो ये शिकायत रहती है कि हम चिंतक पढ़ते हैं तो लोक प्रशासन समझ में नहीं आता है, थोड़े मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि उसमें जब आप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें ये चीज़ का अभाव हो जाता है कि जो किताब में लिखा है उतना ही आप समझते हैं, जबकि उसके अलावा भी कुछ बातें समझनी है आपको। तो मैं ज़रा इसको एक्सप्लोर कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा आपके सामने ला देता हूँ, इससे आप समझेंगे। पहले तो आप ये समझिए कि है क्या। देखिए, जैसे माना आप जहाँ पढ़ रहे हैं, ये एक संगठन है। क्या है ये? एक संगठन है। संगठन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही सभी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, सचिवालय भी एक ऑर्गेनाइजेशन, विधानसभा भी है, जिला कार्यालय भी है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है। संगठन बनते कैसे हैं? संगठन के प्रारूप में अगर जाएं तो हम बात करेंगे जैसे संगठन के निर्माण, यानी इस संगठन को बनाया गया, अगर इसको हमने जानबूझ के बनाया है तो यह औपचारिक होगा। क्या होगा? औपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है जानबूझ के बनाना, नियोजन किया गया है, क्या करेंगे ये सोचा गया है। जैसे मैंने ये सेंटर बनाया तो मैंने सोचा मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को। किसी होटल वाले ने कोई अगर होटल खोला तो उसको पता है कि यहाँ पर लोगों को खाना दिया जाएगा। किसी दुकानदार ने अगर कोई दुकान खोला तो उसको पता है यहाँ सामान बेचेंगे, यानी कि उसके पीछे एक नियोजन है, एक जानबूझ के किया गया कृत्य औपचारिक हो जाता। औपचारिक संगठन आप इसको कह सकते हैं औपचारिक संगठन। संगठन के दो परिपाटी आप मान लीजिए, एक औपचारिक है, एक अनौपचारिक। जब हम कहते हैं कि औपचारिक संगठन तो आप समझ लीजिए जानबूझ के, जैसे सचिवालय एक औपचारिक संगठन है, ठीक है, सचिवालय एक औपचारिक संगठन हुआ। अगर इस औपचारिक संगठन में कोई नियम लाने हो, कैसे काम करें? बना तो दिया हमने, नीति बनाएंगे, नीतियों को सुपरवाइज करेंगे, जो प्रदेश के देश के बारे में जो चिंतन है, लोक कल्याण की बात है, उसको लेकर के हम काम करें, कोई ना कोई उद्देश्य तो बनाया गया हो। लेकिन आपके सामने मैंने एक और संगठन रख दिया अनौपचारिक। मैं अभी आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ, जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं बेसिकली कि चिंतन पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है। अब आप मुझे जरा बताइए कि कोई अनौपचारिक संगठन बनाता है? कोई बनाता हो तो बताइए। चाहे आप कहीं भी नाम लीजिए, मेरी यहाँ संस्था में भी नाम लीजिए, हमने कोई अनौपचारिक संगठन बनाया? हमने औपचारिक बनाया। वो क्लासरूम है, लाइब्रेरी है, वो बैठने का, वो रिसेप्शन है, वो डायरेक्टर रूम है, यही तो बना। अनौपचारिक कहाँ है? अनौपचारिक इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अनौपचारिक बनाने के लिए नियोजन नहीं है, जानबूझ के नहीं, ये स्वयं विकसित हो जाते हैं। अनौपचारिक जो संगठन है ये अपने आप विकसित होता है। अपने आप का उदाहरण मैं दे देता हूं। जैसे सपोज क्लास छूटी, आप लोग गए बाहर। जब आप बाहर जाते हैं तो किसी से दोस्ती हो जाती है, चाय पीते हैं, आपस में बैठते उठते हैं, मेल मिलाप करते हैं, कहाँ से आए हो, कब आए हो, बीए किए हो, एमए किए हो, बीएससी किए हो, ऐसे तमाम बातें होती हैं। मैं इतने साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैं अभी अभी एडमिशन लिया, फलाना किया, इस विषय का क्या है, आपको कब से पढ़ रहे हैं, ये तमाम तरह के चीज़ों धीरे धीरे आप जुड़ते चले जाते हैं और आपके बीच में एक अनौपचारिकता विकसित हो जाती है। ऐसे अनौपचारिकता विकसित होते 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 आपके अनौपचारिक और भी लोग हो जाते हैं। मैंने देखा, मैं इतने वर्षों से पढ़ाता हूँ, क्लास में कई लोगों का समूह होता है। वो समूह क्या हुआ? एक अनौपचारिक समूह है। उसमें क्या है, सब स्वेच्छा से जुड़ रहे हैं। लेकिन सचिवालय में आपने कभी देखा स्वेच्छा से जुड़े? एक जिला अधिकारी है, उसके नीचे एडीएम कौन है? वो तो सरकार भेजेगी, वो तो नियोजन से होगा। वहाँ चपरासी भी नियुक्त होगा तो नियोजन से, वहाँ ड्राइवर भी नियुक्त होगा तो नियोजन से। वहाँ पर कोई स्वेच्छा से नहीं है। लेकिन इस संगठन में आपकी स्वेच्छा है। आप चाहें तो उसमें, उस संगठन में तो जा सकते हैं, चाहें तो ना जाएं, लेकिन कोचिंग में सबको आना है क्योंकि ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन यहाँ कोई किससे दोस्ती करेगा इसके लिए कोई नियोजन नहीं है। तो जब आप किसी से दोस्ती करके, दो या अधिक व्यक्तियों का समूह संगठन है, बस आप समझ लीजिए, दो या अधिक व्यक्तियों का समूह संगठन है और दो से अधिक व्यक्ति अगर मिल जाएं, लेकिन उनको हमने नहीं बनाया है। हमने यहाँ 50 लोगों को, 100 लोगों को इसलिए नहीं इकट्ठा किया है
कि हम आपके बीच दोस्ती कराएंगे, बल्कि हमने इसलिए बनाया कि हमारा एक लक्ष्य है कि आप सिविल सर्विसेज या स्टेट सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन लें और लोक प्रशासन विषय को सीखें। लेकिन अगर आपस में यहाँ चाहे तो 10 समूह बना लें तो ये क्या हो जाएगा, औपचारिक समूह। तो औपचारिक समूह का अपने नियम होते हैं और हर व्यक्ति अपना इंटरेस्ट देखता है उस समूह में। अगर उस इंटरेस्ट का पूर्ति नहीं होगा तो वो समूह छोड़ देता है। वो इंटरेस्ट की पूर्ति नहीं होने पर समूह छोड़ देंगे, दूसरा समूह पकड़ सकते हैं। इसमें संगठन के लोगों का कोई रोल नहीं, यानी कि यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के टीचर की कोई भूमिका नहीं है। अब आती बात जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो थिंकर की मैं बात कर रहा हूँ आपको। थिंकर में अनौपचारिक थिंकर भी मिलेंगे, आप उसकी चिंता न, सामाजिक मनोवैज्ञानिक भी मिलेंगे आपको, औपचारिक भी मिलेंगे, औपचारिक भी मिलेंगे, पूरा ढांचा है यहाँ पर। अगर हम बात कर रहे हैं औपचारिक संगठन की, औपचारिक संगठन में जो विचारक आए, जैसे कोई कहा, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि कोई ये कहे आपसे कि अच्छी कुर्सी और अच्छे पंखे, अच्छी लाइट, एसी हो तो विद्यार्थी का पढ़ने में मन लगे। क्योंकि आफ्टर ऑल ये कोचिंग क्यों बनाई गई, ये संस्था क्यों बनाई गई? ये संस्था इसलिए बनाई गई कि आप ठीक से पढ़ें और आप अपने लक्ष्य को पाएं। क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति किससे संभव है? पढ़ाई से। लेकिन पढ़ाई कैसे हो, यानी प्रयास आईएएस स्टडी सर्कल में पढ़ाई कैसे अच्छी हो? किसी विचारक ने कहा कि साहब ऐसा करो, कुर्सी अच्छी कर दो, पढ़ाई अच्छी होने लगेगी। तो कुर्सी अच्छी कर दीजिए। हमने क्या किया? कुर्सी अच्छी, औपचारिक। आपने कभी गौर किया औपचारिक मीन्स क्या हो जाएगा? जैसे मैं डाइस अच्छी कर दूं, सोफा अच्छा कर दूं, कुर्सी अच्छी कर दूं, एसी लगा दूं, पंखे लगा दूं, लाइटें ठीक कर दूं, ये सब की क्या चीजें औपचारिक है? तो बाजार से लाके किया जा सकता है। अगर पढ़ाई इससे एक लिमिट के बाद क्या हो पाएगी? आप गौर करिएगा इस बात को कि जब हमने सारी चीजें कर दी, उसके बाद भी क्या एक लिमिट के बाद, मान लो लक्ष्य बड़ा है और इसके बाद भी लिमिट नहीं पार कर रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, फिर क्या जरूरत पड़ेगी हमें? इस जो मैंने कहा उस छुपी हुई बात को समझिए। आपको 5,000 से 10,000 रुपया दिया जाने लगा तो क्या पढ़ाई दुगनी होने लगी? क्या कुर्सी से सोफा दिया गया तो पढ़ाई तिगुनी होने लगी? क्या 2 ट्यूबलाइट से 5 ट्यूबलाइट लगा दी गई तो पढ़ाई के आवर बढ़ गए? पढ़ाई की क्वालिटी बढ़ा दी आपने पढ़ाई, इसमें कोई दुविधा नहीं है, पढ़ाई। लेकिन क्या उतनी बढ़ाने में आप सफल रहे? जैसे मैं एक उदाहरण दूं, जब माना 2017 में किसी ने सिविल सेवा परीक्षा का एग्जाम दिया, अब 2018 में दे रहा है, उसने पढ़ाई बढ़ाई, क्योंकि 2017 में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लक्ष्य के मुताबिक उसका अध्ययन नहीं हो पाया, या उसकी जो नीड, उसकी जो कंपटीशन की नीड थी पूरी नहीं कर पाया। लेकिन 2018 में उससे ज्यादा नीड तो पूरी करने, जो नीड है उसको पूरी करने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन तुलनात्मक 1 साल के अंतर के बाद भी तो डिमांड भी तो बड़ी होगी, कॉम्पिटिटर भी तो ज्यादा आए होंगे, कंपटीशन भी तो बेटर हुआ हो। उसने बढ़ाया, लेकिन क्या लक्ष्य तक बात को पहुंचा पाया? जबकि उसकी सुविधाएं बढ़ा दी गई। कभी आप कहते हैं ना कार नहीं है कैसे काम करें, बंगला गाड़ी, आपने देखे होंगे अधिकारियों को बंगला गाड़ी क्यों दिए जाते हैं? अगर उनको बंगला गाड़ी सुविधा नहीं देंगे, सैलरी ठीक नहीं देंगे, तो इन चीजों में उलझे रहेंगे, तो फिर लोक कल्याण के लिए जो शर्तें उनके ऊपर हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, उनमें कैसे पूरी तरह से इन्वॉल्व होंगे? अगर आप लाइट ना हो तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? मेरा दिमाग तो रहेगा ट्यूबलाइट फ्यूज है। डाइस नहीं हो तो मैं अपने नोटबुक या पानी या कोई भी माइक है कैसे रखेंगे? दिमाग तो ये रहेगा कि ये ठीक नहीं है। यानी हम भी पढ़ा तभी सकते हैं जब मेरे हाथ में मार्कर होगा, बोर्ड होगा, डाइस होगा और वो तमाम सुविधाएं होंगी। ठीक वही चीज आप पे लागू होता है। तो ये सुविधा क्यों, ये नीड क्यों पूरी हो, तब जाके एक औपचारिक संगठन बनता है। औपचारिक संगठन का ये मतलब नहीं कि महुआ के पेड़ के नीचे बैठ के हम आईएएस की तैयारी कराने लगे। वहां पे जो जरूरत अगर पूरी नहीं हुई तो पढ़ाई कम होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस कम पढ़ाई से लक्ष्य पूरे नहीं होंगे, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का खेल है। लेकिन जो जरूरी पक्ष हैं उसको जब तक जुटाए, तो कई लोगों ने कहा कि कुर्सी ठीक करो, आने का टाइम ये करो, ब्रेक टाइम ये करो, लंच टाइम ये करो,
जैसे 9 से 1 तक व्यक्ति काम करे, फिर 1 से 2 लंच दो, फिर 2 से 6 5 बजे तक काम करें, 8 घंटे का ये आवर होना चाहिए। तो इस तरीके के टाइम सेट करने बच्चा बहुत टाइम लगा है, ऐसा नहीं लगा है। 18 मैं आपको बात करूंगा, जब 1856 में डब्ल्यू टेलर वैज्ञानिक प्रबंध की जिन्होंने अवधारणा दिया, जिनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 की पुस्तक है, जब कभी आप उसको अभी जब धीरे धीरे पढ़ेंगे, और पुस्तक तो खैर छोड़िए, जो उनके विचार हैं उनको ही पढ़ लेंगे, तभी आपको पता चल जाएगा कि औपचारिक संगठन की नीड क्या होती है। नियम कहाँ से लाएंगे, कैसे नियम बनाएंगे कि आप 8 बजे से काम करेंगे तो अच्छा काम होगा। आपने कभी घर में देखा होगा, घर के लोग जब 7-8 में आप पढ़ते रहे होंगे, 9-10 में, तो घर के लोगों ने कहा होगा भोर में पढ़ो, पढ़ाई ठीक समझ में आती है। उन्होंने ये नियम क्यों बनाया? आपने देखे होंगे सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम को फिर खाना। ऐसा नियम क्यों है? जो हाइजीनिक फैक्टर है, चाहे हेल्थ से हो चाहे पढ़ाई से हो, उसकी एक समय रहे। 2 बजे दिन में पढ़ना और 4 बजे भोर में पढ़ना, क्वालिटी टाइम का फर्क है और क्वालिटी स्टडी का फर्क हो सकता है। इसी तरीके से संगठन चलाने वालों ने सोचा कि कौन सा टाइम सही है, तो टाइम मैनेज किया गया, उसमें सही स्थान पे सही व्यक्ति। अगर प्लम्बर को इलेक्ट्रीशियन बनाएंगे तो दिन भर पंखा ही ठीक करेगा। सही स्थान पे सही पर डिवीजन ऑफ वर्क, पद सोपान, कार्य का वितरण सही हो। संगठन तो हमने बना दिया, लेकिन पढ़ाने वाले, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा काम पढ़ाना है, मेरा काम लिखना है, मुझे आपको समझाना है। अगर मैं पढ़ाने का काम छोड़ के दूसरा करूं तो क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। ठीक उसी तरीके से टाइपिस्ट का काम मैं करने लगूं, कर पाऊंगा? या टाइपिस्ट को मैं बोल दूं मेरा काम करने लगे, कर पाएंगे? कार्य का विभाजन संगठन में क्या पाया जाता है? पद सोपान। जैसे एक डायरेक्टर होगा, डिप्टी डायरेक्टर होगा, या आप किसी कार्यालय में चले जाएं, उच्च पद ऐसे कर करके नीचे के पद होते हैं, पद सोपान। और सबके क्या होते हैं? दायित्व होते हैं। दायित्व के साथ क्या होंगे? ड्यूटी होंगे, यानी कि कर्तव्य भी उसके साथ होंगे। उत्तरदायित्व एंड कर्तव्य जिसको आप बोलते हैं, और कर्तव्य, और एक दूसरे को वो नियंत्रित करेंगे, एक दूसरे पर उनका अंकुश रहेगा। फाइलें चलती है ना, क्यों लाल फीताशाही बोली जाती है हमारे देश में? है नौकरशाही में क्यों बोला जाता है कि साहब लाल फीताशाही है? क्योंकि जब फाइलें ऊपर से नीचे चलती, फिर नीचे से ऊपर चलती, तो महीनों लग जाती हैं। तो जो काम 2 दिन में होना चाहिए वो होता रहता है महीनों भर में। तो औपचारिक संगठन में प्रॉब्लम्स क्या हैं? औपचारिक संगठन में जो नियम हैं, कभी कभी वो लक्ष्य के खिलाफ चले जाते हैं। हालांकि बनाए इस हिसाब से नहीं गए, लेकिन आप जरा सोचिए कि जब नियमों को बनाया जा रहा था तब तो प्रैक्टिकल ही हो रहा था ना। जब कोई घर बनाता है तो सोचता है ड्राइंग रूम यहाँ कर ले, बाद में समझ में आता है नहीं बाथरूम इधर कर लें, बाद में उसको समझ में आता है कि नहीं मंदिर वाला इलाका ये कर लें। बनाते बनाते उसके कितने विचार हो जाते हैं। बाद में जब वो घर बनता है तब भी उसको लगता है कि ये चीज़ वहाँ होनी चाहिए थी। ठीक उसी तरीके से जब संगठन में नियम ला दिए गए, उन विचारकों ने संगठन चला, क्योंकि संगठन बड़ा है। क्यों संगठन क्यों बड़ा है? क्योंकि संगठन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, और संगठन 2 लोगों से मिलकर बनते हैं। किससे? एक भौतिक संसाधन। जब हम कहते हैं भौतिक संसाधन, यहां जितने भी फर्नीचर और टेबल ये सब पड़े हैं, ये सब भौतिक संसाधन है। और एक ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। मानव संसाधन में क्या है? आप और हम हैं, ये है मानव संसाधन। भौतिक संसाधन और मानव संसाधन मिलाइए तब संगठन बनते हैं। बिना इस मार्कर के मैं लिख नहीं सकता, इस डाइस के बगैर मैं काम नहीं कर सकता, और मैं इस बोर्ड के बगैर भी, ये सब भौतिक। और अगर ये कितना भी अच्छा कर दिए, मैं ही ना रहूं, तब भी ये नहीं हो सकता। तो मानव संगठन और भौतिक संगठन मिलकर के इसको पूरा रूप देते हैं। अब सवाल है कि जिन विचारकों ने, जो आपने क्वेश्चन जनरली उठता है कि हमको संगठन कम समझ में आता है, हमें विचारक कम समझ में आते हैं, मैं वहाँ पे ले चलता हूँ। जब हम संगठन और विचारक की बात करते हैं तो संगठन के निर्माण को हर विचारक ने अपने नज़रिए से देखा, और किसी का नज़रिया कंप्लीट नहीं है, लेकिन एक दूसरे के पूरक जरूर हैं। आप किसी की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक किस दृष्टि से हैं? पूरक किस नज़रिए से हैं? जब सिस्टमेटिक आप समझेंगे तो उसमें पाएंगे कि एक विचारक का दृष्टिकोण जहाँ पे बंद होता है, वहीं दूसरे विचारक का दृष्टिकोण शुरू होता है। आपने देखे होंगे घर भी ऐसे चलते हैं,
पिता रिटायर्ड होता है, बच्चे नौकरी पे लग जाते हैं। ऋग्वेद में भी तो लिखा है कि अगर पिता रिटायर्ड हो और ऋग्वेद पुत्र नौकरी पे हो तो घर की व्यवस्था चलती रहती है, आर्थिक सामाजिकी उसकी मजबूत बनी रहती है। पिताजी रिटायर्ड हो जाए, बच्चे बेरोजगार घूमे, कैसे रहेगी घर की स्थिति। तो ऐसे ही कुछ कहीं पे चीज़ें रुकी तो कहीं पे शुरू हुई। अब देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा जिक्र कर दूं। मैं बात कर रहा हूं कि जिन लोगों ने औपचारिक संगठनों पे जोर दिया, औपचारिक संगठन जिन्होंने कहा कि लाइट अच्छी हो, रूम अच्छा हो, फर्नीचर अच्छा हो, सुविधा अच्छी हो, नियम अच्छे हो, तो वो संगठन उद्देश्य प्राप्ति में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कुछ लोगों ने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन लोगों का दिमाग ठीक हो, संगठन में काम करने लोगों में सहयोग की भावना हो, लोगों का बिहेवियर सही हो, तो उद्देश्य पूर्ति होती। क्योंकि संगठन के उद्देश्य की पूर्ति में केवल संगठनात्मक तौर पर भौतिक संसाधनों की गुणवत्ता मात्र से पूरे उद्देश्य नहीं मिल सकते। तो किसी ने, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट, जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात करूं, हेनरी फ्योल की बात करूं, उन्होंने 14 सिद्धांतों की बात किया। मैं लूथर गुलिक की भी बात करूंगा जिन्होंने 8 और 10 सिद्धांतों की बात की। मूने रैले की भी बात करूंगा जिन्होंने 4 सिद्धांतों की बात की। अगर इन सभी के अलग अलग मापदंडों को लें तो ये औपचारिक संगठन के लोग थे, जिन्होंने ह्यूमैनिटीज पर जोर नहीं दिया, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर किसी कर्मचारी की माँ की तबीयत, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि संगठन में 2 लोगों से बनता है, एक भौतिक संपदा जो आपके पास है, दूसरा हम और आप जो आमने सामने है। अगर यहाँ पर किसी विद्यार्थी को कोई तकलीफ घर में है तो क्लास को एब्सेंट कर सकता है, और मैं सोचूंगा कि मैं तो बढ़िया लाइट लगाया, मैं तो अच्छी कुर्सियाँ रखा, मैं तो अच्छी सुविधा दिया, फिर भी वो क्यों नहीं आया? क्योंकि उसका दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष यह है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। मैं निज सोशल एनिमल, क्या बोला एल्टन मेयो ने? ऑस्ट्रेलिया का एल्टन मेयो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, मानव संबंध सिद्धांत में क्या बोला? 1927 से 32 शिकागो के हाथोन प्लांट में 5 साल रिसर्च करके क्या निष्कर्ष निकाला? माँ की तबीयत अगर खराब है तो स्टूडेंट एब्सेंट कर देगा, भौतिक संगठन कितने भी भौतिक व्यवस्था कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, यहाँ सोफा रख देने मात्र से पढ़ाई नहीं होगी।